रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है तब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नौरंगपुर से एक अकेली बस निकलती थी। ये कोई साधारण बस नहीं थी दोस्तों। रूट 19 की ये आखिरी बस थी और इसका ड्राइवर था रमेश। 15 साल का अनुभव था उसे इस काम में। 15 साल तक रोज रात उसने यही रास्ता तय किया था। हर मोड़, हर पेड़, हर गड्ढे को वो अपनी आंखें बंद करके भी पहचान सकता था। लेकिन उस रात जो हुआ वो रमेश की जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। नौरंगपुर एक ऐसा कस्बा था जहां दिन में तो जिंदगी की रफ्तार धीमी चलती थी, लेकिन रात होते ही सब कुछ एकदम शांत हो जाता था। गलियों में सिर्फ कुत्तों की आवाज सुनाई देती थी और कभी कभार कोई रिक्शा गुजरता था। दुकानें रात 8 बजे तक बंद हो जाती, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स कम थीं और लोग घरों के अंदर दुबक जाते थे। लेकिन रूट 19 का रास्ता तो और भी सुनसान था। ये रास्ता कस्बे को बाहरी इलाकों से जोड़ता था, जहां छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। पूरे 20 किलोमीटर के इस रास्ते पर बस 5-6 बस स्टॉप्स थे और हर स्टॉप के बीच में घने जंगल और खेत फैले हुए थे। रमेश हमेशा की तरह अपनी बस लेकर निकला था। वो एक मेहनती आदमी था, अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार। उसकी बस हमेशा साफ सुथरी रहती थी, सीटों पर कवर्स लगे रहते थे और वो यात्रियों से अच्छे से पेश आता था। उसका मानना था कि चाहे रात का समय हो या दिन का, यात्रियों की सुविधा सबसे पहले आती है। रात के वक्त इस रूट पर बहुत कम लोग सफर करते थे। ज्यादातर वो लोग होते थे जिन्हें किसी इमरजेंसी में कहीं जाना होता था या फिर कोई रात की शिफ्ट में काम करने वाले। कभी कभी कोई स्टूडेंट भी मिल जाता था जो लेट नाइट तक पढ़ाई करके घर वापस जा रहा होता था। उस रात भी बस में केवल 3 लोग थे। एक बुजुर्ग आदमी था जो अपने बेटे से मिलने जा रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें शायद कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। एक औरत थी, जैसे अपनी बीमार सांस को देखने जाना था। वो बार बार अपना मोबाइल फोन चेक कर रही थी और परेशान लग रही थी। और एक युवा लड़का था जो शायद कहीं काम से लौट रहा था। उसकी आंखों में नींद साफ दिख रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बिल्कुल हर रोज की तरह। रमेश अपनी बस चलाते हुए कभी कभार रेडियो सुनता था, कभी यात्रियों से हल्की फुल्की बात करता था। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। लेकिन जब घड़ी में 2:16 बजे तो कुछ अजीब हुआ। अचानक बस रुकी और एक लड़की चढ़ी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक आते थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उस पर कोई पाउडर लगाया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसकी चाल में एक अजीब सी रिदम थी, बिल्कुल मैकेनिकल, जैसे कोई पपेट हो। रमेश ने शुरू में इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद रात का अंधेरा है, इसलिए सही से दिख नहीं रहा, या फिर वो कोई लंबे हील वाली चप्पल पहनी हुई है। उसने सोचा कि शायद कोई कॉलेज गर्ल है जो पार्टी से लौट रही है। लेकिन जैसे ही वो लड़की बस में बैठी, अचानक से पूरी बस में ठंडक महसूस हुई। ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक पहुंच जाए। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने आवाज का बटन ही बंद कर दिया हो। रेडियो की आवाज भी अचानक से बंद हो गई, इंजन की आवाज भी धीमी हो गई। बाकी यात्री भी बेचैन हो गए थे। बुजुर्ग आदमी ने अपनी शॉल कस कर लपेट ली, उसके हाथ कांप रहे थे। औरत ने अपना दुपट्टा सिर पर खींच लिया और वो अपने मोबाइल फोन को जोर से पकड़े हुए थी। लड़का बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। उसकी नींद अचानक से गायब हो गई थी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, कोई टिकट नहीं मांगा, बस चुपचाप पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, जैसे वो जमीन पर चल नहीं रही बल्कि फिसल रही हो। रमेश ने बैक मिरर में देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लड़की की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो, कोई चमक नहीं, कोई भावना नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और वो हिल भी नहीं रही थी, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बैठी थी। उसकी सांस भी नहीं आ रही थी, चेस्ट भी अप डाउन नहीं हो रहा था। रमेश ने सोचा कि शायद वो बहुत बीमार है या फिर नशे में है, या हो सकता है कि कोई मानसिक समस्या हो। लेकिन फिर भी कुछ अजीब तो था। बस आगे बढ़ती रही, लेकिन माहौल बिल्कुल बदल गया था। हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। एक मिठास भरी लेकिन घिनौनी गंध जो नाक में जाकर चिपक जाती थी। रमेश ने खिड़की खोली, लेकिन गंध और तेज हो गई। बाकी यात्री भी परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पीले पड़ गए थे और हर कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अगले दिन जब रमेश ने गांव के लोगों से इस बारे में बात की तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। चाय की दुकान पर बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ डरी हुई नजरों से देखा। वहां का माहौल अचानक से गंभीर हो गया। एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, तुमने जो बताया है वो तो 5 साल पहले मरी हुई लड़की लगती है। उसकी मौत इसी रोड पर हुई थी, रात 2:17 बजे।
उसकी आवाज में डर साफ दिख रहा था। बुजुर्ग ने आगे बताया कि उस लड़की का नाम सुमित्रा था। वो अपनी शादी से पहले की रात घर से भागी थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तय कर दी थी। वो सिर्फ 18 साल की थी, कॉलेज में पढ़ती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन घर वालों ने किसी और से उसकी शादी फिक्स कर दी थी। वो अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी, लेकिन रास्ते में कुछ गलत हो गया। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़क फिसलन भरी थी और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। आंधी भी चल रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। रमेश का खून सूख गया जब उसे एहसास हुआ कि 5 साल पहले उसी वक्त वो भी इसी रूट पर ड्राइविंग कर रहा था। उस रात की याद उसके दिमाग में धुंधली सी थी। उसे याद आया कि उस रात कुछ अजीब हुआ था। बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा हुआ था और अचानक से उसे लगा था कि कुछ बस के सामने आया था। एक वाइट फिगर जो अचानक से हेडलाइट्स में दिखा और फिर गायब हो गया। लेकिन जब उसने ब्रेक लगाकर बस रोकी थी तो कुछ नहीं मिला था। उसने सोचा था कि शायद कोई जानवर रहा होगा या फिर कोई प्लास्टिक बैग हवा में उड़ रहा था। अगली रात रमेश डरा हुआ था, लेकिन उसे अपना काम करना था। घर में पत्नी और 2 बच्चे थे और इस नौकरी के अलावा कोई और आमदनी का साधन नहीं था। उसकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए काफ़ी थी। उसने सोचा कि शायद कल वाली बात सिर्फ उसका वहम था। इस बार बस में 6 लोग थे। एक फैमिली थी जो किसी वेडिंग में जा रही थी। सबके कपड़े फैंसी थे और वो खुश लग रहे थे। 2 कॉलेज के लड़के थे जो शायद कहीं पार्टी से लौट रहे थे। उनमें से एक गिटार भी लेकर आया था और एक मिडिल एज आदमी था जो बहुत परेशान लग रहा था, बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि फिर से 2:16 नहीं बजे। वही सफ़ेद साड़ी, वही खाली आंखें, वही हवा में तैरने वाली चाल। लेकिन इस बार कुछ और भी अजीब हुआ। जैसे ही लड़की बैठी, बस में से एक यात्री गायब हो गया। उन 2 कॉलेज के लड़कों में से एक बिल्कुल हवा में मिल गया। 1 सेकंड में वहां था, अगले सेकंड में गायब। बाकी लोग घबरा गए। अरे यार, राहुल कहाँ गया? दूसरा लड़का चिल्लाया। उसकी आवाज़ में पैनिक साफ दिख रहा था। सब लोगों ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई नज़र नहीं आया। फैमिली वाले लोग डर गए, बच्चे रोने लगे। मिडिल एज आदमी की सांस तेज हो गई, उसके माथे पर पसीना आ गया। रमेश ने बस रोकी और सब लोगों ने मिलकर ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना कोई निशान, ना कोई आवाज़, ना कोई सुराग। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो कुछ भी नजर नहीं आया। ना तो वो लड़की दिखी, नहीं गायब हुआ यात्री। कैमरा में सिर्फ बाकी लोग दिख रहे थे जो बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। ये बात और भी डरावनी थी। अगर कैमरा में कुछ नहीं दिख रहा तो फिर क्या हो रहा था? क्या सबका दिमाग खराब हो गया था या फिर कुछ सुपर नेचुरल हो रहा था? रमेश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या करे? पुलिस में रिपोर्ट करे तो कौन यकीन करेगा? कहेंगे कि पागल हो गया है। अगली रात फिर से वही हुआ। लड़की आई और एक और यात्री गायब हो गया। इस बार एक बुजुर्ग औरत थी जो अपनी बेटी से मिलने जा रही थी। वो भी बिल्कुल हवा में मिल गई। 1 सेकंड में वहां थी, अगले सेकंड में गायब। इस बार रमेश ने हिम्मत करके लड़की से बात करने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज में कंपन था, लेकिन फिर भी उसने कहा, बहन तुम कहाँ जाना चाहती हो? उसकी आवाज बेरली विस्पर में निकली। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, मैं रोज इसी बस में आती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो कहीं दूर से आ रही हो, जैसे किसी गहरी गुफा से आवाज आ रही हो। उसके शब्दों में कोई जिंदगी नहीं थी, कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल एक रोबोट की तरह बोल रही थी। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसने फिर पूछा, लेकिन तुम जाना कहाँ चाहती हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि रमेश का दिल बैठ गया। उसके होंठ तो मुस्कुराए थे, लेकिन आंखों में वही खालीपन था, जैसे कोई डेड पर्सन मुस्कुरा रहा हो। अगली रात जब रमेश ड्यूटी पर गया तो उसने देखा कि बस स्टैंड पर कोई नहीं था। सिर्फ एक आदमी खड़ा था जो बहुत परेशान लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपना फोन देख रहा था। उसने रमेश से कहा, भाई मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। उसकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है। प्लीज़ मुझे ले चलो। रमेश का दिल पिघल गया और उसने हाँ कर दी। बस चलने के कुछ देर बाद रात 2:17 बजे अचानक से रोने की आवाज़ आने लगी। पहले धीमी, फिर तेज। ये कोई साधारण रोना नहीं था, ये एक औरत का रोना था। लेकिन इसमें इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाए, जैसे कोई बहुत बड़ा गम हो, कोई बहुत बड़ा लॉस हो। रमेश और वो यात्री दोनों घबरा गए। आवाज़ बस के अंदर से ही आ रही थी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक से खिड़की पर एक सफ़ेद चेहरा दिखा। आंखों से खून बह रहा था,
मुंह खुला हुआ था और उसमें से एक डरावनी चीख निकल रही थी। चेहरा इतना विकृत था कि देखने वाले की सांस रुक जाए, जैसे किसी एक्सीडेंट में चेहरा क्रश हो गया हो। यात्री इतना डर गया कि वो चलती बस से कूद गया। उसकी चीख सुनाई दी, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाई और देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। बिल्कुल गायब हो गया था। सड़क पर कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। रमेश का दिमाग चकरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वो पागल हो रहा है या फिर कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है। इसके बाद रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने मालिक को सब कुछ बताया। शुरू में तो उन्होंने यकीन नहीं किया, कहा कि शायद स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है। उन्होंने रमेश को डॉक्टर के पास भेजा, मेडिकल चेकअप कराया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब और भी ड्राइवरों के साथ ऐसा हुआ तो बात सीरियस हो गई। दूसरे ड्राइवर ने भी वही कहानी सुनाई, तीसरे ने भी, चौथे ने भी। सभी ने एक ही बात कही। रात 2:17 बजे एक सफ़ेद साड़ी वाली लड़की बस में चढ़ती है और फिर यात्री गायब हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकों को लगा कि कहीं कोई बड़ा स्कैम तो नहीं चल रहा, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ भी नहीं मिला। सबके स्टेटमेंट्स मैच कर रहे थे, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। आखिरकार सरकार ने उस रोड को बंद कर दिया। रूट 19 ऑफिशियली कैंसिल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोगों ने देखा कि रात 2:17 बजे एक बस अभी भी उस रोड पर दिखती है, बिना ड्राइवर के, अपने आप चलती हुई। कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है, जैसे कोई मिराज हो। गांव के लोगों ने बताया कि वो बस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखती है, जैसे कोई घोस्ट हो। उसकी लाइट्स जलती रहती हैं, इंजन की आवाज़ आती रहती है, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखता। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बस के अंदर शैडोज़ देखी हैं जो हिलती रहती हैं, जैसे कोई पैसेंजर्स बैठे हों, लेकिन साफ दिख नहीं रहे। एक दिन रमेश से रहा नहीं गया। उसे लगा कि वो लड़की उसे बुला रही है। रात में उसके सपने में आती थी, दिन में भी उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। मैं रोज़ इसी बस में आती हूँ, यही आवाज़ बार बार उसके कानों में गूंजती रहती थी। उसकी पत्नी कहती थी कि वो पागल हो रहा है, लेकिन रमेश को लगता था कि वो लड़की उससे कुछ कहना चाहती है। शायद वो उसे माफ़ करना चाहती है या फिर कोई मैसेज देना चाहती है। वो रात 2 बजे उस बंद रोड पर गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शैडोज़ डरावनी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पत्ते हिल रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। वहां पहुंचते ही उसे वो लड़की दिखी। इस बार वो और भी डरावनी लग रही थी। उसकी साड़ी अब फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरे निशान थे। उसकी आंखें अब और भी खाली लग रही थीं, जैसे उनमें अंधेरा भरा हो। वो धीरे धीरे रमेश की तरफ आ रही थी और उसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। रमेश ने हिम्मत करके कहा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि उस रात क्या हुआ था। अगर मेरी वजह से तेरी मौत हुई है तो मैं सॉरी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। उस रात बारिश हो रही थी, मुझे सही से देख नहीं रहा था। जब मुझे लगा कि कुछ हुआ है तो मैं डर गया था। मुझे रुकना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए थी। मैं एक कावड़ था। उसकी आवाज़ में जेन्युइन रिग्रेट था। लड़की धीरे धीरे रमेश के पास आई। उसका चेहरा अब जला हुआ दिख रहा था। आंखें लाल थीं और मुंह से काला खून बह रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, नफरत थी, बदले की भावना थी। उसने कहा, माफ़ी नहीं, 5 साल से मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ में एक डरावनी फाइनलिटी थी। रमेश चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं गुम हो गई, जैसे किसी ने उसके गले को दबा दिया हो। उसे लगा कि कोई ठंडे हाथ उसे पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। अचानक से वो भी गायब हो गया, बिल्कुल हवा में मिल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब भी, आज तक, रात 2:17 बजे रूट 19 पर एक बस दिखती है। उसमें रमेश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखें कभी नहीं झपकती। वो एक रोबोट की तरह स्टीयरिंग पकड़े रहता है। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक होता है। पीछे की सीट पर वो सफ़ेद साड़ी वाली लड़की बैठी होती है। दोनों हमेशा के लिए उस सड़क पर कैद हो गए हैं, एक इटर्नल पनिशमेंट में फंस गए हैं। गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई रात 2:17 बजे उस रोड पर जाए तो वो बस दिख जाती है, लेकिन जो भी उसमें चढ़ता है वो वापस नहीं आता। इसीलिए अब कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। सरकार ने उस रोड पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं, वार्निंग बोर्ड्स लगा दिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रमेश ने उस रात 5 साल पहले गलती से उस लड़की को टक्कर मार दी थी। बारिश की वजह से विजिबिलिटी 0 थी, सड़क फिसलन भरी थी। लड़की शायद अपने प्रेमी से मिलने के लिए भाग रही थी। डर के मारे रमेश भाग गया था और किसी को नहीं बताया। लड़की की आत्मा को चैन नहीं मिला और वो बदला लेने के लिए वापस आई।
आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश के नौरंगपुर इलाके में जाएं, तो लोग आपको रूट 19 की कहानी सुनाएंगे। चाय की दुकानों पर, बस स्टैंड पर, गांव के चौराहों पर हर जगह यही कहानी सुनाई देगी। वो कहेंगे कि रात में कभी भी उस रास्ते से ना जाना, क्योंकि वहां अभी भी रमेश अपनी बस चलाता है और वो सफ़ेद साड़ी वाली लड़की नए यात्रियों का इंतज़ार करती है। कहते हैं कि जो भी उस बस में चढ़ता है वो हमेशा के लिए उसी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। ना तो वो वापस आ सकता है, ना ही मर सकता है, बस वहीं फंसा रह जाता है उस श्रापित बस में। उसकी आत्मा भी वहीं कैद हो जाती है और वो भी उन भूतों की फौज का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक याद दिलाना है कि कुछ गलतियों की सज़ा जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है, और कभी-कभी मौत के बाद भी। रमेश ने एक पल की गलती की थी, 1 सेकंड का गलत फैसला लिया था, और उसकी सज़ा आज तक भुगत रहा है। रूट 19 का श्राप आज भी जारी है। रमेश आज भी उस बस को चलाता है। उसकी आंखें कभी नहीं झपकती। वो ना सो सकता है, ना आराम कर सकता है, ना अपने परिवार से मिल सकता है। बस रोज रात 2:17 बजे वो बस चलाता रहता है, और वो लड़की आज भी पीछे बैठी रहती है, नए शिकार का इंतजार करते हुए। तो अगली बार जब आप कहीं रात में सफर करें तो याद रखिएगा, कुछ बसें सिर्फ एक तरफ का टिकट देती हैं और रूट 19 की बस उनमें से एक है। अगर आप कभी रात 2:17 बजे कोई अजीब बस देखें तो उसमें कभी मत चढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपकी आखिरी जर्नी हो। इस डरावनी कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन रूट 19 का श्राप कभी खत्म नहीं होता। आज भी जब रात के 2:17 बजते हैं तो वो बस दिखती है। रमेश अपनी जगह पर बैठा होता है, स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए, आंखें सामने सड़क पर टिकी हुई, और वो लड़की पीछे बैठी होती है, अपनी खाली आंखों से नए यात्रियों को ढूंढती हुई। दोनों हमेशा के लिए उस सड़क के कैदी बन गए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर गलती का नतीजा होता है, और कभी-कभी वो नतीजा इतना भयानक होता है कि वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। रमेश ने एक गलती की थी और उसकी सजा आज तक भुगत रहा है। वो चाह कर भी इस श्राप से नहीं निकल सकता। रूट 19 की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक चेतावनी है, और एक याद दिलाना है कि कुछ चीजें कभी माफ नहीं होती। कुछ गलतियों की सजा जनरेशंस तक चलती रहती है, और कभी-कभी मौत भी इंसान को इस सजा